गुड मॉर्निंग प्यारे विद्यार्थियों। पिछली क्लास में अपन ने लास्ट में पढ़ा था बेटा वॉल्यूम ऑफ लंग्स। अब लंग्स के वॉल्यूम को अपन ने कई प्रकार से विभाजित किया था, जिसमें पहला प्रकार अपने पास क्या आया था बेटा टीवी टाइडल वॉल्यूम। दूसरा अपने पास आया था बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा आया था बेटा इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तीसरा आया था बेटा एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और चौथा आया था बेटा रेजिडुअल वॉल्यूम। टाइडल वॉल्यूम का अर्थ क्या कहा था बेटा अपन ने? सामान्य इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन के दौरान जितनी वायु अंदर ली जाती है या जितनी वायु फेफड़ों से बाहर निकाल जाती है उस वॉल्यूम को अपन कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू अपन ने बताई थी बेटा कितनी 500 ml। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अर्थ क्या था बेटा? टाइडल वॉल्यूम के अलावा बलपूर्वक इंस्पायरेशन के दौरान जितनी वायु फेफड़ों में भरी जा सकती है उस वॉल्यूम को अपन कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू अपने पास कितनी आई थी बेटा 3000 ml। फिर है एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम का अर्थ क्या था बेटा? बलपूर्वक फेफड़ों से कितनी वायु बाहर निकाली जा सकती है, बलपूर्वक जो वायु फेफड़ों से बाहर निकाली जा सकती है उस वॉल्यूम को अपन कहते हैं एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू अपने पास आई थी बेटा कितनी 1100 ml। फिर आया था रेजिडुअल वॉल्यूम आरक्षित आयतन। आरक्षित आयतन का अर्थ क्या था बेटा? बलपूर्वक वायु बाहर निकालने के पश्चात भी कुछ वायु फेफड़ों में हमेशा बनी रहती है जिसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते हैं, उस वायु के आयतन को अपन कहते हैं रेजिडुअल वॉल्यूम, जिसकी वैल्यू थी बेटा कितनी 1200 ml। अब वॉल्यूम ऑफ लंग्स के साथ दूसरा रिलेटेड पॉइंट है बेटा कैपेसिटीज ऑफ रेस्पायरेशन। या श्वसन से संबंधित फेफड़ों की क्षमताएं। अब जो विभिन्न प्रकार के लंग्स के आयतन है उनके आधार पर फेफड़ों की कैपेसिटीज को क्या किया गया बेटा? विभाजित किया गया है। अब वॉल्यूम के आधार पर फेफड़ों की जो कैपेसिटीज है उसको बेटा 5 पार्ट में क्या किया गया है? डिवाइड किया गया है, जिसमें सबसे पहला आता है बेटा इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का अर्थ क्या है बेटा? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का अर्थ है इंस्पायरेशन के द्वारा बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर कितनी वायु भरी जा सकती है। इंस्पायरेशन के द्वारा बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर कितनी वायु भरी जा सकती है, वायु की उस मात्रा को क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेशन के द्वारा अपन कैसे भी करके बलपूर्वक या कितनी वायु को भर सकते हैं, वायु की उस मात्रा को क्या कहते हैं? इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का फॉर्मूला होता है बराबर टीवी प्लस IRV। इंस्पायरेटरी कैपेसिटी का मान किसके बराबर होता है बेटा? टीवी प्लस इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। अब टीवी कौन सा है बेटा? वायु की वह मात्रा जो सामान्य श्वसन के द्वारा अपन अंदर ग्रहण करते हैं, वो आयतन कौन सा कहलाता है? टीवी, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा 500 प्लस। अब सामान्य इंस्पायरेशन के अलावा अपन बलपूर्वक वायु भी तो क्या कर सकते हैं? ग्रहण कर सकते हैं, उस आयतन को अपन कहते हैं इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इन दोनों को मिलाकर अपन फेफड़ों के अंदर इतनी वायु मैक्सिमम भर सकते हैं
बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर भरी जाने वाली वायु की जो मात्रा है उस कैपेसिटी को या मात्रा को अपन क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जिसका मान टीवी प्लस आईआरबी। आईआरबी का मान कितना है बेटा, बलपूर्वक फेफड़ों के अंदर जो भरी गई वायु वो क्या हो गया बेटा 3000। तो टोटल कितना हो गया बेटा 3500। ये हो गई बेटा कौन सी, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। एक तो सामान्य इंस्पायरेशन के द्वारा अपन जो वायु लेते हैं और एक अपन क्या कर सकते हैं बेटा, बलपूर्वक और ले सकते हैं। दोनों की अधिकतम मात्रा ग्रहण कर सकते हैं फेफड़ों में। जितनी अधिकतम इंस्पायरेशन के द्वारा अपन ग्रहण कर सकते हैं वो आयतन क्या कहलाता है बेटा, या वो वायु की वो मात्रा क्या कहलाती है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, जो किसके बराबर होता है, टीवी प्लस है आईआरबी। कितना हो गया बेटा 3500 ml। फिर दूसरा है बेटा कौन सी कैपेसिटी, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी का अर्थ क्या है, फेफड़ों से अधिकतम प्रयास के द्वारा फेफड़ों से जो वायु बाहर निकाली जा सकती है, अधिकतम प्रयास के द्वारा या बलपूर्वक अधिकतम वायु जो फेफड़ों से अपन क्या कर सकते हैं बेटा बाहर निकाल सकते हैं, उस कैपेसिटी को क्या कहते हैं, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। अब बलपूर्वक अपन किसको निकाल सकते हैं, टीबी को अपन बाहर निकालते हैं, क्योंकि टीबी का अर्थ क्या था, सामान्य एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन के दौरान जो वायु अंदर ली जाती है या बाहर निकाली जाती है उसे क्या कहते हैं, टाइडल वॉल्यूम। तो बलपूर्वक में भी से पहले तो उसको सामान्य में तो अपन बाहर निकालते हैं, तो टीवी प्लस ईआरबी। ईआरबी कौन सा था, बलपूर्वक जो वायु फेफड़ों से बाहर निकाली जाती है उसको ईआरबी कहते हैं। और साथ में अपन कौन से बाहर निकालते हैं, टीवी को भी तो बाहर निकाल सकते हैं। तो अधिकतम प्रयास के दौरान जो फेफड़ों से वायु बाहर निकाली जाती है उसकी मात्रा को क्या कहते हैं, एक्सपायरेटरी कैपेसिटी। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी बराबर टीवी प्लस ईआरबी। तो कैपेसिटी की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा 500 प्लस ईआरबी का अधिकतम मान कितना है 1100 इक्वल 1600 ml वायु को अपन इन एक्सपायरेशन के द्वारा अधिकतम बाहर निकाल सकते हैं। फिर है फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का अर्थ क्या है बेटा, सामान्य एक्सपायरेशन के पश्चात, सामान्य एक्सपायरेशन के पश्चात जो फेफड़ों में वायु शेष रहती है उस वायु को अपन क्या कहते हैं बेटा, वायु की मात्रा क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। सामान्य एक्सपायरेशन के पश्चात जो फेफड़ों में कौन सी वायु रहती है बेटा, तो उस वायु की मात्रा को क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, जिसका मान किसके बराबर होता है बेटा, ERV प्लस RV। अब क्या कहा अपन ने, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी का अर्थ है कि सामान्य एक्सपायरेशन के पश्चात जो फेफड़ों में वायु शेष रहती है उसकी मात्रा को अपन क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। अब RV तो कौन सा वॉल्यूम है बेटा, अधिकतम एक्सपायरेशन के पश्चात भी कुछ वायु की मात्रा सदैव फेफड़ों में मेंटेन रहती है, बनी रहती है, जिसको अपन बाहर नहीं निकाल सकते, वो तो होता है बेटा कौन सा, रेजिडुअल वॉल्यूम, इसको तो अपन बाहर नहीं निकाल सकते। और एक्सपायरेटरी रेजिडुअल वॉल्यूम कौन सा है, जिसको अपन बलपूर्वक निकाल सकते हैं। और अपन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किसे कह रहे हैं, कि सामान्य एक्सपायरेशन के पश्चात फेफड़ों में, इसका मतलब ये वायु भी तो फेफड़ों में रहती है, इसको अपन क्या कर सकते हैं, बलपूर्वक निकाल सकते हैं, लेकिन इसको अपन क्या नहीं कर सकते, बलपूर्वक भी बाहर नहीं निकाल सकते। और अपन कह रहे हैं कि फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किसे कह रहे हैं, सामान्य एक्सपायरेशन के पश्चात, सामान्य एक्सपायरेशन तो टीवी वाला है, उसके पश्चात फेफड़ों में जो वायु शेष रहती है उसे अपन क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। तो ये भी तो ये तो सदैव फेफड़ों में रहेगी और इसको अपन क्या कर सकते हैं, फेफड़ों से बाहर निकाल सकते हैं। लेकिन अगर बलपूर्वक नहीं निकालेंगे तो ये भी कहाँ रहेगी बेटा, अंदर रहेगी। अपन कह रहे हैं कि सामान्य एक्सपायरेशन के पश्चात जो फेफड़ों में वायु शेष रहती है उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल
कैपेसिटी। ERV का मान कितना होता है बेटा, जिसको अपन बलपूर्वक निकाल सकते हैं 1100, और RV जिसको अपन कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते कितना है 1200, बराबर कितना हो गया बेटा 2300 ml। इसको अपन अब इसमें से 2300 में से अपन ये और क्या कर सकते हैं, बलपूर्वक के निकाल सकते हैं। लेकिन फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी किसे कहते हैं, सामान्य एक्सपायरेशन के पश्चात फेफड़ों में जो वायु की मात्रा शेष रहती है उसे क्या कहते हैं, फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी। चौथी कैपेसिटी है बेटा वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का अर्थ क्या है, फेफड़ों के अंदर इंस्पायरेशन व एक्सपायरेशन के दौरान जितनी वायु को अंदर बाहर किया जाता है उस मात्रा को क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। वाइटल कैपेसिटी का अर्थ क्या है, श्वसन के दौरान जितनी वायु को क्या किया जा सकता है बेटा, अंदर बाहर, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन दोनों हो गए बेटा। इंस्पायरेशन व एक्सपायरेशन के दौरान जितनी वायु को अंदर बाहर, चाहे वो नॉर्मल श्वसन हो, चाहे वो बेटा क्या हो, बलपूर्वक वाली बात हो, जितनी वायु को अपन फेफड़ों के अंदर बाहर कर सकते हैं वायु की उस कुल मात्रा को क्या कहते हैं, जैव क्षमता या वाइटल कैपेसिटी। अब वाइटल कैपेसिटी में कौन कौन सी ले सकते हैं अपन बेटा, टीवी वाले अंदर बाहर कर सकते हैं, प्लस कौन सी ले सकते हैं, IRV इसको अपन बलपूर्वक ले सकते हैं, प्लस ERV कौन सी हो जाएगी बेटा, इसको अपन बलपूर्वक के बाहर निकाल सकते हैं, वाइटल कैपेसिटी हो जाएगा। वाइटल कैपेसिटी का अर्थ क्या है, इंस्पायरेशन व एक्सपायरेशन के दौरान जितनी वायु को अपन क्या कर सकते हैं बेटा, अंदर बाहर कर सकते हैं, उस वायु की कुल मात्रा को क्या कहते हैं, वाइटल कैपेसिटी। अब टीवी को अपन अंदर बाहर सामान्य श्वसन कर सकते हैं, IRV बलपूर्वक अंदर ले सकते हैं, ERV इसको बलपूर्वक अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। इन तीनों का योग क्या कहलाता है बेटा, वाइटल कैपेसिटी। टीवी का मान कितना था 500 ml, प्लस IRV का मान 3000, प्लस ERV का मान बेटा 1100, बराबर कितना हो गया 3 4 4600। और पांचवा कैपेसिटी है बेटा कौन सी, TLC, टोटल लंग्स कैपेसिटी। अब अधिकतम प्रयास के द्वारा लंग्स के अंदर कितनी वायु को भरा जा सकता है, अधिकतम प्रयास के द्वारा लंग्स के अंदर कितनी वायु भरी जा सकती है उसकी कुल मात्रा को क्या कहते हैं, TLC। अब अधिकतम प्रयास में एक तो अपन कौन सा ले सकते हैं बेटा, टीवी के द्वारा अंदर लेते हैं, एक अपन कौन सा लेते हैं बेटा, ERV वाला लेते हैं जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, बलपूर्वक के अंदर लेते हैं। एक वो भी तो रहती है बेटा वायु की मात्रा जिसको अपन बलपूर्वक बाहर निकालते हैं, वो कौन से हो गए बेटा, ERV, जिसको भी तो ये भी तो लंग्स में भरी जाएगी क्योंकि इसको अपन बलपूर्वक निकाल सकते हैं, इसका मतलब ये भी फेफड़ों में। और एक जो जिसको अपन कभी भी बाहर नहीं निकाल सकते वो कौन सा हो गया, RV। अब TLC क्या है बेटा, लंग्स के अंदर अधिकतम प्रयास के द्वारा कितनी वायु बाहर निकाल अंदर ले सकते हैं, बढ़ सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं बेटा, TLC। ये और ये तो बेटा सदैव कहाँ रहती है, लंग्स में रहती है। इसकी वैल्यू कितनी है, इसको तो कभी अपन बाहर नहीं निकाल सकते, ये भी तो लंग्स के अंदर ही तो रहती है जिसको अपन क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, लेकिन बलपूर्वक निकाल सकते हैं। कितनी है बेटा वैल्यू, IRV कौन सी है बेटा, जिसको अपन बलपूर्वक अंदर और ले सकते हैं, ये फेफड़ों में रहती है। अब ये फेफड़ों में वर्तमान में अपने पास फेफड़ों के अंदर बेटा ये है RV 1200, इसको बाहर नहीं निकाल सकते। इतनी और है कौन सी, ERV एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम, जिसको अपन बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं लेकिन अपन को नहीं निकालनी है। ये वर्तमान समय में अपनी बॉडी के अंदर है 1200, जो कभी बाहर नहीं निकलेगी, इसको अपन क्या कर सकते हैं, अभी भी बाहर निकाल सकते हैं। ERV अपन बलपूर्वक अंदर खींच सकते हैं, इसकी वैल्यू कितनी है बेटा 3000, और सामान्य इंस्पायरेशन में कितनी लेते हैं अपन 500। ये अपन मैक्सिमम फेफड़ों के अंदर क्या कर सकते हैं बेटा, वायु को अधिकतम प्रयास द्वारा भर सकते हैं। कितना हो गया 3 4 5 5300 500 5800, कितना हो गया बेटा 5800। दोनों प्रकार के वॉल्यूम एंड कैपेसिटी से 1 नंबर का आपके बोर्ड में और नीट के एग्जाम में क्या आता है बेटा, क्वेश्चन आता है। एक नीट में एक क्वेश्चन और बोर्ड में भी 1 नंबर का क्वेश्चन, कैपेसिटी एंड वॉल्यूम। बोर्ड में कई बार 2 नंबर का क्वेश्चन भी इसमें पूछा जा सकता है। पहले तो आपको क्या याद रखने बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम का अर्थ क्या है, पहला कौन सा रहे, टीवी,
सामान्य इंस्पायरेशन या एक्सपायरेशन में अब अपन जो वायु में छोड़ रहा हूँ एक्सपायरेशन के दौरान या ले रहा हूँ इंस्पायरेशन के दौरान, वो क्या कहलाता है, टीवी, जिसका वैल्यू कितनी होती है 500। दूसरा है बेटा कौन सा, IRV बलपूर्वक अंदर वाला, ERV बलपूर्वक बाहर वाला, कभी बाहर नहीं निकलने वाला रेजिड्यूल। इन वॉल्यूम से मिलकर क्या बनाते हैं बेटा अपन, रेस्पायरेशन से संबंधित है कैपेसिटी बनाते हैं। पहली कौन सी है, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी, बलपूर्वक अंदर लेना, जितनी वायु अपन बलपूर्वक अंदर ले सकते हैं इंस्पायरेशन के दौरान, जितनी वायु अपन ले सकते हैं वो क्या कहलाते हैं बेटा, इंस्पायरेटरी कैपेसिटी। किसके बराबर होता है, टीवी प्लस IRV बलपूर्वक वाला, वैल्यू कितनी होगी 3500। एक्सपायरेटरी कैपेसिटी, एक्सपायरेशन के दौरान कितनी अपन वायु बाहर निकाल सकते हैं एक्सपायरेशन द्वारा, टीवी वाला निकाल सकते हैं, ERV निकाल सकते हैं, वैल्यू कितनी हो गई 1600 ml। फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी, सामान्य एक्सपायरेशन के पश्चात फेफड़ों में जो वायु की मात्रा शेष रहती है वो क्या कहलाती है बेटा, एक्सपायरेटरी रेजिडुअल कैपेसिटी। इसमें से जिसका मान किसके, ERV प्लस RV को अपन कभी नहीं निकाल सकते, और ERV फेफड़ों के अंदर है, ये वर्तमान में मेरे शरीर में, आपके शरीर में भी है। फिर है वाइटल कैपेसिटी, लंग्स के अंदर कितनी वायु को अंदर बाहर एक्सपायरेशन या इंस्पायरेशन के दौरान किया जाता है, टीवी को करते हैं, इंस्पायरेटरी को बलपूर्वक ले सकते हैं, एक्सपायरेटरी को अपन बलपूर्वक कर सकते हैं, वैल्यू कितनी आ जाएगी 4600। और टोटल लंग्स कैपेसिटी, अधिकतम प्रयास के द्वारा लंग्स में कितनी वायु भरी जा सकती है, RV बेटा सदैव लंग्स में रहेगी, ये भी सामान्य कंडीशन में रहती है, लेकिन इसको अपन बलपूर्वक बाहर निकाल सकते हैं, ERV इसको अपन बलपूर्वक अंदर ले सकते हैं, और टीवी इसको अपन सामान्य रेस्पिरेशन भाग लेते हैं, वैल्यू कितनी आ गई 5800। ये आगे बेटा किससे संबंधित, वॉल्यूम एंड कैपेसिटी, किसका है, लंग्स के। फिर है बेटा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन का अर्थ क्या है बेटा, किसी दुर्घटना जैसे एक्सीडेंट हो सकता है, या पानी में डूब सकता है, या किसी जहरीले गैस के संपर्क में, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड के संपर्क में आना, इन घटनाओं के समय यदि व्यक्ति के लंग्स काम करना क्या कर देते हैं बेटा, काम करना बंद कर देते हैं, लेकिन हार्ट क्या है बेटा, यदि काम कर रहा है तो ऐसे व्यक्ति को कृत्रिम श्वसन के द्वारा क्या किया जा सकता है, जिंदा किया जा सकता है। अब कृत्रिम श्वसन में दुर्घटनाग्रसित जो व्यक्ति है उसके श्वसन केंद्र को पुनः सक्रिय किया जाता है, लेकिन शर्त बेटा ये कब काम कर सकते हैं अपन, आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन कब काम में ले सकते हैं, जब व्यक्ति का हार्ट काम कर रहा है सुचारू रूप से, लेकिन लंग्स के अंदर ब्लड भर जाता है, या जो वायुकूपी का फुफ्फुस आवरण है उनके या प्लूरल कैविटी के अंदर वायु भर जाती है, उस कंडीशन में अपन उस व्यक्ति के को आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन द्वारा क्या किया जा सकता है बेटा, बचाया जा सकता है। अब आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन के लिए अनेक विधियों का उपयोग किया जाता है, लेकिन सबसे प्रचलित जो विधि है बेटा वो है माउथ टू माउथ मेथड। अब इस मेथड में सबसे पहले व्यक्ति को क्या किया जाता है बेटा, सीधा लिटाया जाता है। सीधा लिटाने के पश्चात जो व्यक्ति आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन दे रहा है उस व्यक्ति का एक हाथ पेशेंट के माथे पर रखा जाता है और दूसरा हाथ गर्दन पर रखा जाता है। गर्दन वाले भाग से, जो गर्दन के पीछे हाथ है उससे गर्दन को इसी प्रकार पीछे क्या किया जाता है बेटा, झुकाया जाता है। अब इस प्रकार पीछे झुकाने से जो जीभ है वो बाहर आ जाती है और जो श्वसन मार्ग है वो क्या हो जाता है बेटा, ओपन हो जाता है। श्वसन मार्ग क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। अब श्वसन मार्ग ओपन होने के पश्चात जो हाथ अपन ने कहाँ रखा है, माथे पर रखा है, उस हाथ से व्यक्ति की या पेशेंट की नाक को क्या कर दिया जाता है बेटा, बंद कर दिया जाता है, और गर्दन वाले जो हाथ है उसको वैसे के वैसे पीछे रखा जाता है ताकि गर्दन को ताड़ के रखा जा सके। अब उसके पश्चात
जो व्यक्ति श्वसन देगा वो व्यक्ति पेशेंट के मुख से इस प्रकार मुख मिलाएगा कि वो एयर टाइट मार्ग बन जाता है। अब मुख से मुख मिलाने के पश्चात इस प्रकार से मुख मिलाएगा कि वो एयर टाइट यानी कि वायु बाहर से अंदर प्रवेश नहीं कर सकती। अब उसके पश्चात जो व्यक्ति श्वसन दे रहा है वो उस व्यक्ति के पेशेंट को 1 मिनट में कम से कम कितनी बार इंस्पायरेशन करेगा बेटा? मुख से 12 बार। और वायु की मात्रा कितनी होनी चाहिए? टाइडल वॉल्यूम से दुगुनी होना चाहिए। प्रत्येक 1 मिनट में 12 बार वो उसको इंस्पायरेशन करेगा, मुख से अपनी वायु फूंक देगा उसके। लेकिन फूंक से क्या ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति से, पेशेंट के व्यक्ति का मुख इस प्रकार से मिलना होना चाहिए कि वो वायु बाहर निकलनी चाहिए। 1 मिनट में कम से कम कितनी बार इंस्पायरेशन देना है? 12 बार। और प्रत्येक इंस्पायरेशन में जो वायु अपन देंगे उसमें उसका आयतन कम से कम कितना होना चाहिए? टाइडल वॉल्यूम से क्या होना चाहिए बेटा? दुगुना होना चाहिए। क्या होना चाहिए? दुगुना। फिर उसके पश्चात उस व्यक्ति के एक्सपायरेशन को क्या किया जाता है बेटा? नोट किया जाता है। अब एक्सपायरेशन की प्रोसेस क्या हो जाती है? शुरू हो जाती है। तो उसके श्वसन के अंदर काम करना शुरू कर देते हैं और वो व्यक्ति क्या हो जाता है बेटा? जिंदा हो जाता है। अब वर्तमान समय में माउथ टू माउथ मेथड के स्थान पर अनेक प्रकार की मशीन काम लेते हैं बेटा, जिन्हें अपन क्या कहते हैं? वेंटिलेटर। और ये वेंटिलेटर बलपूर्वक उस व्यक्ति को क्या देते हैं बेटा? वायु अंदर देते हैं और बलपूर्वक अंदर से वायु को बाहर करना शुरू कर देते हैं। आईसीयू के अंदर ये वेंटिलेटर लगाए जाते हैं। और कोरोना में सबसे इंपॉर्टेंट रोल किसका बेटा? वेंटिलेटर का ही, क्योंकि कोरोना किस पर अटैक कर रहा है बेटा? अपने रेस्पिरेटरी सिस्टम पर अटैक करता है। ये अपने पास आ गया बेटा आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। कौन सा आ गया बेटा? आर्टिफिशियल रेस्पिरेशन। फिर इसके पश्चात इस लेसन का अंतिम पड़ाव है बेटा, वो है रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रोग। अब रेस्पिरेटरी सिस्टम से संबंधित रोग में सबसे पहला आता है बेटा कौन सा रोग है? अस्थमा। अस्थमा एक प्रकार की क्या है बेटा? एलर्जी, जिसमें धूल के कण, कोमा परागकण, कोमा ठंड, कोमा धूम्रपान इत्यादि के कारण उत्पन्न होने वाली एक प्रकार की क्या है बेटा? एलर्जी है, जिसमें जो श्वसनियां है, प्राथमिक श्वसनी, द्वितीयक श्वसनी, तृतीयक श्वसनी, इन श्वसनियों के अंदर एक तो क्या होता है बेटा? अत्यधिक मात्रा में क्या बनता है बेटा? श्लेष्मा बनना शुरू हो जाती है। और दूसरा, अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा बनने के साथ साथ जो श्वसनियां हैं उन श्वसनियों की जो आंतरिक भित्ति है उनमें क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा? सूजन उत्पन्न हो जाता है। अब इस रोग में श्वसनियों के अंदर अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा बनती है और साथ में श्वसनियों की आंतरिक सतह पर क्या उत्पन्न हो जाती है? सूजन आ जाती है, जिसके कारण श्वसनियों का मार्ग क्या हो जाता है बेटा? संकड़ा हो जाता है। और संकड़ा होने के कारण श्वसन में या ब्रीथिंग में क्या होना शुरू हो जाती है बेटा? तकलीफ होना शुरू हो जाती है, सांस मुश्किल से आता है। इसके साथ साथ जो खांसी है उस खांसी में भी क्या होती है बेटा? तकलीफ होती है। तीसरा, कई बार
क्या होता है बेटा, एक्सपायरेशन के दौरान सीटी बजने जैसी आवाज़ उत्पन्न होना शुरू हो जाती है। ये किसके लक्षण हो गए बेटा, अस्थमा के क्या हो गए लक्षण, और ये अस्थमा के क्या हो गए बेटा कारण। इन कणों से उत्पन्न होने वाली एलर्जी के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। क्या होता है, तो श्वसनियाँ है उसमें अत्यधिक मात्रा में श्लेष्मा बनता है, और साथ में श्वसनीय है उनकी आंतरिक सतह पर सूजन आ जाती है, जिसके कारण श्वसन में तकलीफ हो जाती है, खांसी में तकलीफ होती है, और एक्सपायरेशन के दौरान कई बार क्या होती है बेटा, सीटी बजने जैसी आवाज़ आती है। अब बचाव क्या है बेटा इसका, या उपाय क्या है, उपाय क्या है, बचाव ही उपाय है। जिनके कारण एलर्जी होती है उनसे क्या रहो बेटा, दूर रहो, यानी कि बचाव ही उपाय है। इसके अलावा सूजन को कम करने वाली एंटीबायोटिक टेबलेट का उपयोग करना चाहिए। इसके अलावा ब्रोंकोडायलेटर का क्या करना चाहिए बेटा, उपयोग। ब्रोंकोडायलेटर क्या होता है, फुसफुस, क्या होता है बेटा, फुसफुस का क्या करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए। इन ब्रोंकोडायलेटर का उपयोग करने से या एंटीबायोटिक का उपयोग करने से सूजन क्या हो जाती है बेटा, कम हो जाती है, जिसके कारण वो मार्ग जो संकड़ा हो गया था वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, जिसके कारण सांस लेने में क्या हो जाती है, तकलीफ जो होती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। लेकिन इसका सबसे अच्छा उपाय क्या है बेटा, बचाव ही उपाय है। दूसरा है बेटा रोग ब्रोंकाइटिस। दूसरे रोग का नाम है बेटा ब्रोंकाइटिस। ब्रोंकाइटिस अत्यधिक धूम्रपान करने से ये रोग उत्पन्न होता है। ब्रोंकाइटिस किसके कारण बेटा, अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान करने से ये रोग उत्पन्न होता है। अब अत्यधिक मात्रा में धूम्रपान करते हैं तो धूम्रपान के अंदर जो धुआं अंदर जाता है, उस धुएं के अंदर जो केमिकल्स पाए जाते हैं, उन केमिकल्स के कारण जो ब्रोंकाई है यानी कि श्वसनी है, उस श्वसनी के अंदर क्या उत्पन्न हो जाता है बेटा, सूजन उत्पन्न हो जाता है। और साथ में सूजन उत्पन्न होने के साथ साथ अत्यधिक मात्रा में क्या बनता है बेटा, श्लेष्मा का निर्माण भी होता है, जिसके कारण वही सांस लेने में दिक्कत होती है। और साथ में बार बार खांसी के साथ पीले भूरे रंग का कफ आता है। पीले भूरे रंग का क्या होता है बेटा, कफ आता है। और इसका भी उपाय क्या है बेटा, वही धूम्रपान से क्या करना चाहिए, बचना चाहिए। और साथ में क्या होगा बेटा, जो ब्रोंकोडायलेटर या एंटीबायोटिक टेबलेट का उपयोग करना चाहिए, जो सूजन को क्या करते हैं बेटा, कम करते हैं। तीसरे रोग का नाम है एम्फीसीमा, जिसको हिंदी में कहते हैं वातस्फीति। एम्फीसीमा भी किसके कारण बेटा, धूम्रपान के कारण उत्पन्न होने वाला रोग है। इस रोग में के कारण या इस रोग में जो स्मोकिंग के द्वारा धुआं अंदर लेते हैं, उस धुएं में उपस्थित केमिकल्स के कारण जो वायु कुपिकाएं हैं वो अत्यधिक उत्तेजित हो जाती है। और उस उत्तेजना के कारण वायु कुपिकाओं की जो भित्ति है वो अपघटित हो जाती है। वायु कुपिकाओं की भित्ति अपघटित होने के कारण, वायु कुपिकाओं की भित्ति अपघटित होने के कारण श्वसन जो सतह है उसका एरिया कम हो जाता है। और एरिया कम होने के कारण रक्त और वायु कुपिका के बीच गैसों का आदान प्रदान भी कम हो जाता है। अब वायु कुपिका की भित्ति अपघटित होने के कारण वायु कुपिका के अंदर या फेफड़ों के अंदर अधिक मात्रा में क्या भर जाती है बेटा, एयर भर जाती है। और एनी टाइम एयर की मात्रा फेफड़ों के अंदर क्या रहती है, ज़्यादा रहती है। एनी टाइम फेफड़ों के अंदर एयर की मात्रा क्या रहती है बेटा, ज़्यादा रहती है। इस रोग को ही अपन क्या कहते हैं, वातस्फीति या एम्फीसीमा कहते हैं।
इसके कारण सांस लेने में क्या हो जाती है बेटा, तकलीफ होती है, और मोस्टली एक्सपायरेशन में क्या होती है, दिक्कत आती है। फिर चौथा रोग है बेटा न्यूमोनिया। ये रोग फेफड़ों में स्ट्रेप्टोकॉक्स न्यूमोनी बैक्टीरिया के स्ट्रेप्टोकॉक्स न्यूमोनी बैक्टीरिया के इन्फेक्शन द्वारा होता है, जिसमें वायुकुपिकाओं के अंदर एक तरल पदार्थ भर जाता है, और इस तरल पदार्थ के भर जाने के कारण बार बार व्यक्ति को क्या आती है बेटा, खांसी आती है, और खांसी आने के साथ साथ सांस लेने में भी क्या होती है बेटा, कठिनाई होती है। और ये मोस्टली रोग किस में होता है बेटा, या तो छोटे बच्चों में या किस में होता है बेटा, वर्ध में होता है, क्योंकि दोनों का ही इम्यूनो सिस्टम क्या होता है, कमज़ोर होता है, जिसके कारण वो बैक्टीरिया को नष्ट नहीं कर पाते हैं, और उसके कारण ये रोग बच्चों और वर्ध में होता है। इसका बचाव क्या है, वही एंटीबायोटिक और ब्रोंकोडाइलेटर का उपयोग, फुसफुस का उपयोग करना चाहिए। फिर है बेटा पांचवा रोग लंग्स कैंसर। ये रोग भी किसके कारण होता है बेटा, धूम्रपान के कारण होता है। इसमें क्या होता है बेटा, जो धुआं अपन लेते हैं उस धुएं में उपस्थित केमिकल के कारण फेफड़ों की जो कोशिकाएं हैं उनमें अनियमित कोशिका विभाजन शुरू हो जाता है, और अनियमित कोशिका विभाजन शुरू होने के कारण क्या बन जाती है बेटा, ट्यूमर बन जाती है, जिसे क्या कहते हैं लंग्स कैंसर। धीरे धीरे ये पूरे लंग्स के अंदर क्या हो जाती है, फैल जाती है, और उसके कारण व्यक्ति की क्या हो जाती है बेटा, डेथ हो जाती है। और डेथ भी क्या होती है, बहुत डरावनी होती है, बहुत ही क्या होती है, डरावनी, बहुत ही पीड़ादायक होती है। छठा रोग है बेटा सिलिकोसिस व एब्सेट। एस्बेस्टोसिस सिलिकोसिस व एस्बेस्टोसिस जो रोग है वो सामान्यतः बेटा किसके कारण होता है, वायु प्रदूषण के कारण होता है। जो व्यक्ति सिलिका या एस्बेस्टिस, दोनों ही पत्थर है बेटा, के कारखानों में क्या करते हैं बेटा, काम करते हैं, तो उन क्षेत्रों के अंदर सिलिका के कण किस में चले जाते हैं, वायु में चले जाते हैं, और वायु अपन श्वसन के द्वारा जब अंदर लेते हैं तो उसके साथ ये कण भी कहाँ हो जाते हैं बेटा, लंग्स में पहुंच जाते हैं, और लंग्स में पहुंचकर जो तंतु में, फेफड़ों का तंतु में संयोजी ऊतक का भाग है उसमें ये सूजन उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण ये रोग उत्पन्न होता है। वही लक्षण, सांस लेने में तकलीफ होती है। अब इसका एक ऐसा रोग बीमारी है जिसका कोई उपचार नहीं है, एकमात्र उपचार क्या है बेटा, बचाव ही उपचार है। इसके साथ ये लेसन क्या होता है बेटा, कंप्लीट होता है। क्या होता है, कंप्लीट। आज अपने पास हो गया बेटा मंगलवार, बुधवार को आपका सिर्फ इस लेसन का क्या होगा, टेस्ट होगा। थैंक्स।